तो क्या फिर से सभी को जय हिंद मेरी तरफ से। ठीक है, आज वोकैबुलरी में हम लेके आए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, यानी एक शब्द के लिए अनेक शब्द। ठीक है ना, हिंदी में बोलते हैं उसको। ये सारे जो भी हैं आपके रिसेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है ना, और ये काफी रिपीट होते हैं आपके एग्जाम्स में, वही मैं लेके आया हूँ। ठीक है, तो बड़े ध्यान से समझेंगे और सभी लोग पेन कॉपी निकाल लो और एक एक चीज हम जो है नोट करके चलेंगे। ठीक है, पहला वर्ड है हमारे पास एमनेसिया। क्या है? एमनेसिया। पार्ट ऑफ स्पीच की अगर इसकी बात की जाए तो कौन सा होता है? ये नाउन होता है। ठीक है ना, हिंदी मैंने बस आपकी सहूलियत के लिए इसको लिखा है, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा। एग्जाम में दो तरीके से हो सकता है, या तो ऐसे वर्ड दे देंगे और पूछेंगे कि इसका सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, है ना, तो इस तरह से इसमें से या अन्य शब्द जो है आपके आ जाएंगे, वो आपको करके आना है। या फिर क्या कहेंगे, ये जो अनेक शब्द हैं वो आ जाएंगे और पूछेंगे। इस तरह से चार ऑप्शन में होंगे और पूछेंगे कि इसको कौन सा, इसका जो है अर्थ जो है कौन सा शब्द है। ठीक है ना, तरीका कोई भी हो, बस आपको समझ लेना है। एक और चीज मैं बताऊं कि जैसे मैंने एमनेसिया को दो तरीके से समझाया, एक ये रहा एक ये रहा। जरूरी नहीं है कि सेम टू सेम वर्ड से ही आए आपके एग्जाम में, शब्द चेंज हो सकते हैं। कुल मिला के अर्थ आपको समझ में आना चाहिए कि ये होता क्या है। ठीक है, ज्यादातर बच्चे क्या है, रट लेते हैं, और रटंत विद्या फलंत नहीं, तो रटना नहीं है, समझ के चलना है कि ये वर्ड है क्या, इसका मीनिंग होता क्या है। ठीक है, चलो, तो पहला वर्ड है हमारे पास एमनेसिया। क्या होता है? अ कंडीशन इन विच अ पर्सन कैन नॉट रिमेंबर थिंग्स ईदर पार्टली और फुली। एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी दशा जिसमें एक जो व्यक्ति है वो याद नहीं रख पाता है चीजों को, या तो कुछ कुछ चीजें भूल जाता है या पूरी तरह चीजों को भूल जाता है। यानी या तो कुछ कुछ उसको याददाश्त रहती है या पूरी तरह ही चली जाती है। यानी एक तरह से कह सकते हैं लॉस ऑफ मेमोरी को बोलते हैं हम एमनेसिया। ठीक है ना। अच्छा, मैंने अभी क्या बोला आपको, लेस ऑफ मेमोरी, तो इस तरह से भी एग्जाम में लिखा आ सकता है कि लॉस ऑफ मेमोरी। ऑप्शंस में जरूरी नहीं है ऐसी तरह से आए। अब मैंने क्या है, दो तरह से इसलिए लिखा है कि आपको समझा सकूं अच्छे तरीके से कि ये एमनेसिया होता क्या है, जिससे एग्जाम में कुछ भी पूछा जाए इसका। वैसे ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, लेकिन सिनोनिम में भी आ सकता है, तो आपको समझ में आ जाए कि ये होता क्या है। ठीक है, चलो दूसरा तरीका समझते हैं। एमनेसिया इज व्हेन अ पर्सन फॉरगेट्स important information about his past or present because his memory becomes weak or damaged। यानी एमनेसिया तब होती है जब कोई व्यक्ति होता है फॉरगेट यानी भूल जाता है जरूरी सूचनाएं या जानकारियां उसके खुद के पास्ट या प्रेजेंट, यानी जो पिछला समय बीत गया है या अभी क्या चल रहा है, उस सारी दुनिया के बारे में भूल जाता है व्यक्ति। क्यों? क्योंकि उसकी जो याददाश्त होती है, मेमोरी होती है, वो कैसी हो जाती है, कमजोर, या फिर क्या हो जाती है, वो डैमेज्ड हो जाती है, खराब हो जाती है, खत्म हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, बिगड़ जाती है। ठीक है ना, यानी लॉस ऑफ मेमोरी हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एमनेसिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमनेसिया बोलते हैं। अब भूलना नहीं इसको, ठीक है ना। एमनेसिया मतलब कब है? जब मतलब आप चीजों को या तो कुछ कुछ भूल जाओ या फिर सारी ही भूल जाओ, तो आप कौन सी कंडीशन में हो? एमनेसिया की कंडीशन में हो। कौन सी दशा में हो, स्थिति में हो? एमनेसिया की दशा में हो। समझ में आ गया? पक्की बात है। चलो, अब एग्जाम्पल मैंने दिए सेंटेंसेस, उनको भी समझ लेते हैं कि इसका इस्तेमाल जो है सेंटेंसेस में कैसे करते हैं। चलो, पहला है आफ्टर द कार एक्सीडेंट। जो कार का एक्सीडेंट हुआ उसके बाद ही सफर्ड फ्रॉम एमनेसिया एंड कुडंट रिमेंबर हिज ओन नेम। कार का जो एक्सीडेंट हुआ था जिसमें वो बैठा था, तो उसको क्या हो गया, वो पीड़ित हो गया। किससे? एमनेसिया से, यानी उसको भूलने की बीमारी हो गई। भूलने की बीमारी को बोलते हैं एमनेसिया, है ना। एंड कुडंट रिमेंबर हिज ओन नेम, और यहां तक कि उसको अपना नाम तक याद नहीं रह सका, यानी वो अपना नाम भी भूल गया। क्यों? क्योंकि उसको कौन सा रोग हो गया, कौन सी बीमारी हो गई? एमनेसिया हो गई। कहते ना यार, उसकी वो तो पागल हो गया है, कुछ गांव में कहते हैं वो तो पागल हो गया, वो सब भूल गया, उसको कुछ याद नहीं रहा, उसकी याददाश्त चली गई, ऐसे बोलते नहीं है। तो वो कौन सी स्थिति हो गई? एमनेसिया हो गई। यानी वह स्थिति जिसमें इंसान अपनी याददाश्त खो देता है पूरी तरह या कुछ हद तक खो देता है। ठीक है, चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। द डॉक्टर सेड हिज
amnesia might be temporary. Sorry, the doctor said his amnesia might be temporary and he could recover his memory later. यानी डॉक्टर का कहना था, कोई मरीज है उसके बारे में बात हो रही है कि उसकी जो याददाश्त, जो भूलने की बीमारी है ना, वो हो सकता है क्षणिक हो, मतलब परमानेंट ना हो, और हो सकता है कि वो क्या है, जो मेमोरी है उसको बाद में क्या कर सके, रिकवर कर सके, यानी ठीक कर सके। यानी अभी याददाश्त चली गई है, बाद में आ जाए। कहते हैं ना कि यार अभी उसकी याददाश्त चली गई, पता नहीं वापस आएगी कि नहीं आएगी। तो यहाँ पे डॉक्टर क्या कह रहा है कि हाँ उसको एमनेसिया तो है, लेकिन हो सकता है कि उसकी बाद में याददाश्त लौट के आ जाए। ठीक है, चलो बढ़े आगे। अगला शब्द देखिए जरा, अनीमिया। क्या है? अनीमिया। इसको अनेमिया भी बोलते हैं लोग। स्पेलिंग दोनों होती है, यहाँ पे ए आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, एक ही बात है, ए आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। ठीक है, ये भी क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन होता है। ठीक है, चलो समझते हैं, हिंदी बाद में देखना, ठीक है ना, पहले ये देख लो। अनीमिया मीन्स द बॉडी डज नॉट हैव इनफ हेल्दी ब्लड। अनीमिया का मतलब होता है कि जब शरीर में पर्याप्त स्वास्थ्यकर यानी हेल्दी ब्लड न हो, यानी खून की कमी को बोलते हैं अनीमिया। सो अ पर्सन फील्स वीक, टायर्ड एंड लो इन एनर्जी। और इसकी वजह से जो व्यक्ति होता है उसको कैसा महसूस होता है, कमजोरी महसूस होती है, थका थका सा महसूस होता है, या ऊर्जा में उसको कमी महसूस होती है। ये आपने देखा होगा अक्सर कर, गर्ल्स में ज्यादातर खून की कमी पाई जाती है, पर बट इट डजंट मीन के बॉयज में यानी मेल्स में नहीं हो सकती, होती है। ठीक है ना, बहुत सारे मेल्स में भी होती है, लेकिन ज्यादातर जो है फीमेल्स में ये बीमारी होती है। किसकी? अनीमिया की। एनीमिया भी कुछ लोग बोल देते हैं, ठीक है ना, एनीमिया। ठीक है, जो भी है प्रोनाउंसिएशन जो भी है समझ लो आप इसको, ठीक है ना। तो जब ब्लड की कमी हो जाती है तो वो आदमी थका थका सा, लो एनर्जी उसकी लगती है और कमजोर सा लगता है। ठीक है ना, ऐसे ऐसे ढीला ढाला सा रहता है। ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं अनीमिया। दूसरा तरीका मैंने बताया है, क्या होता है अनीमिया? अ कंडीशन, एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी हालात इन विच जिसमें द बॉडी हैज लेस हेल्दी ब्लड, जो शरीर होता है उसमें कम हेल्दी ब्लड होता है, कम हेल्दी खून होता है, स्पेशली फ्यूअर रेड ब्लड सेल्स। खासकर क्या होता है, जो लाल जो रक्त होता है ना, उसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो कम होती हैं। सेल्स मतलब कोशिकाएं होती है ना, जो ब्लड सेल्स होते हैं वो लाल वाले वो क्या हो जाते हैं, वो कम हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, एनीमिया होता है, कॉजिंग वीकनेस एंड टायर्डनेस, जो किसका कारण बनती है, कमजोरी और थकान का। ठीक है ना, इसलिए आपने देखा होगा डॉक्टर्स क्या कहेंगे, जिसमें ब्लड की कमी होती है, आयरन वाली चीजें खाने के लिए। ठीक है ना, जैसे मान लो आपका चुकंदर हुआ, अनार का भी देते हैं, पालक का भी देते हैं, अन्य भी ऐसी चीजें जिनसे ब्लड की जो है पूर्ति हो सके, ब्लड जो है बढ़ सके, ऐसी चीजों की सलाह आपको देते हैं डॉक्टर्स कि आप इसको खाइए, आपके ब्लड जो है काफी राहत मिलेगी और आपकी पूर्ति हो जाएगी। यानी शरीर में खून की कमी होना, जिससे शरीर कमजोर और थका हुआ महसूस करता है, तो वो स्थिति क्या है आपकी, एनीमिया। ठीक है, चलो एग्जाम्पल, सी ऑफन फील्स टायर्ड, वो उसको अक्सर अक्सर कर थका थका सा महसूस होता है, वो थका थका सा महसूस करती है अक्सर कर, बिकॉज क्योंकि सी इज सफरिंग फ्रॉम एनीमिया, यानी वो खून की कमी से पीड़ित है, खून की कमी के रोग से पीड़ित है, इसलिए। दूसरा एग्जांपल, ईटिंग आयरन रिच फूड्स कैन हेल्प प्रिवेंट एनीमिया। अगर आप आयरन से भरपूर खाना खाते हो तो ये किसमें मदद कर सकता है, एनीमिया को रोकने में मदद कर सकता है, यानी खून की कमी को रोकने में मदद कर सकता है। प्रिवेंट यानी रोकना, और इसका नाम होता है प्रिवेंशन, यानी रोकथाम, है ना। ये क्या है आपका, वर्ब, यानी रोकना, है ना, टू स्टॉप कह सकते हो। और इसका नाम क्या होता है, प्रिवेंशन, यानी रोकथाम। ये क्या होता है, नाउन होता है, रोकथाम लिख लेना, ठीक है ना, रोक भी कह सकते हो, है ना। जैसे कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है ना, यानी इलाज कराने से पहले बेहतर है रोकथाम, किसी चीज का परहेज, परहेज भी कह सकते हो एक तरह से, है ना। चलो
वैसे एग्जैक्ट वर्ड नहीं है परहेज का, ठीक है ना, बट कह सकते हो यहाँ पे, जैसे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी इलाज से परहेज अच्छा, परहेज कर लो तो इलाज की जरूरत ना पड़ेगी। चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं, तीसरा, आफ्टर द टेस्ट रिपोर्ट्स, जो टेस्ट की जो रिपोर्ट्स आई उनके बाद द डॉक्टर कंफर्म्ड, डॉक्टर ने सुनिश्चित किया, ये बताया, दैट द चाइल्ड हैड एनीमिया, बच्चे में खून की कमी है। कई बार आपने देखा होगा छोटे जो बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, या जब जैसे मान लो बर्थ के टाइम पे काफी बच्चे जो है कमजोर से होते हैं, बीमार से हो जाते हैं, तो डॉक्टर्स वगैरह क्या है उसकी रिपोर्ट्स वगैरह आती है तो पता चलता है कि उसमें क्या है, खून की कमी है, इस वजह से बच्चा क्या क्या महसूस मतलब क्या है, बीमार है, और उसको ऐसी दवाइयां देते हैं कि बच्चे को खून की कमी महसूस ना हो और बच्चा कैसा रहे, हेल्दी रहे, ठीक है ना। चलो अच्छा, होता किसकी वजह से, जो है रेड ब्लड के जो सेल्स होते हैं वो कम होते हैं, फ्यूअर यानी कम होते हैं, जरूरत होती है उससे कम होते हैं रेड ब्लड के जो सेल्स होते हैं, शायद इसको हिंदी में बोलते हैं लाल रक्त, ऐसा कोशिकाएं ऐसा कुछ, क्योंकि मैं देखो हाँ कड़े का है, अच्छा जो भी है, क्योंकि मैं कॉमर्स का विद्यार्थी हूँ तो मुझे टर्म्स हिंदी में पता नहीं है साइंस वाले इतना ज्यादा, ठीक है। चलो समझते हैं, बस सुना सुना सा है ना, तो इसलिए लाल रक्त कोशिकाएं कड़िकाएं ऐसा, ठीक है। वैसे सेल्स को कोशिका बोलते हैं, है ना, कड़िकाएं भी बोलते होंगे, है ना, वो मैं साइंस का नहीं हूं ना इसलिए। चलो अगला देखते हैं, एलोपीशिया, ठीक है ना, अगला क्या है, एलोपीशिया, ये भी क्या होता है, नाउन होता है, ठीक है ना। एलोपीशिया मीन्स एक्सेसिव हेयर लॉस, एलोपीशिया गंजेपन को बोलते हैं, यानी बहुत ज्यादा जब आपके बाल झड़ जाए, झड़ने की हालत हो, तो वो हालत है आपकी एलोपीशिया। जैसे अक्सर कर बारिश के टाइम पे या सर्दियों में या जब डैंड्रफ हो जाए तो बहुत सारे बाल झड़ते हैं, हालांकि ये इसके कई कारण होते हैं, ठीक है, जेनेटिक्स भी हो सकते हैं, हार्मोनल भी हो सकते हैं, है ना, या कोई ऐसी दवा होती है जो रिएक्शन कर जाती है, या कई बार खान पान की वजह से भी हो सकता है, कई इसके कारण होते हैं जब आपको एलोपीशिया हो जाता है। यानी एक्सेसिव यानी बहुत ज्यादा, एक्सेसिव मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है ना, जरूरत से ज्यादा, कुछ ज्यादा ही, लिख लो भाई लिख लो, एक्सेसिव यानी कुछ ज्यादा ही, बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा, अत्यधिक, अत्यधिक लिख लेना। लिख लिया, चलो लिख लिया, बढ़ो, यानी इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा बालों का झड़ना या गिरना, इस स्थिति को बोलते हैं एलोपीशिया। हेयर फॉल्स आउट इन लार्ज अमाउंट, यानी बाल जो है बहुत बड़े अमाउंट में झड़ते हैं। मेकिंग द स्कैल्प लुक थिन और बेल्ट, जो कि स्किन होती है उसको कमजोर सा या गंजा सा दिखाते हैं। बेल्ट यानी टकला, गंजा, है ना, गंजा टकला, और बेल्डनेस यानी गंजापन, बेल्डनेस यानी गंजापन। कुछ लोग इसको बाल्ड बोलते हैं, कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं, बाल्ड बोलते हैं, बट बेल्ड होता है, जनरली इसको बेल्ड बोला जाता है, बट ठीक है, प्रोनाउंसिएशन जो भी आप समझ जाओ। सॉरी, स्कैल्प, ये इसको बोलते हैं, इसको इसको खोपड़ी को बोलते हैं इसको, ठीक है ना, इसको बोलते हैं। हाँ, एक स्कल होता है, स्कल, ये ये तब बोलते हैं, मान लो हम जब इसकी स्किन वगैरह की बात ना करें, अभी तो हमारे इस पे क्या है, स्किन है ना जिसमें बाल उगते हैं, तो उसको बोलते हैं स्कैल्प, और जब स्किन वगैरह हट जाए, जब वो हड्डी वड्डी बचे ना, उसको बोलते हैं स्कल, ठीक है ना, SKULL, ठीक है ना। चलो बढ़े आगे, दूसरा तरीका, अ कंडीशन इन विच अ पर्सन स्टार्ट्स लूजिंग हेयर, एक ऐसी दशा को बोलते हैं एलोपीशिया जब किसी व्यक्ति के जो बाल है ना वो झड़ना शुरू हो जाए, बहुत बड़े स्तर पर काफी ज्यादा बाल आ रहे, वो झड़े, मतलब ऐसे हाथ में हाथ लगाए तो काफी सारे बाल आपके हाथ में आ जाए, तो वो क्या स्थिति है आपकी, एलोपीशिया। जिससे कि आजकल मैं पीड़ित हूँ, मेरे रोजाना जब भी मैं नहाता हूँ ना, शैम्पू करता हूँ, तो शैम्पू करके मैं जब मैं बाल धोता हूँ ना, तो कम से कम 100 बाल आ जाते हैं मेरे हाथ, जो हाथ में देखो, काफी बाल मेरे हल्के हो गए, काफी मेरे बाल झड़ गए, इतने सारे बाल आ जाते हैं। 1 साल से मैं इसका सामना कर रहा हूँ, बीच बीच में रुक जाते हैं,
1 महीना 2 महीना फिर आ जाता जो है वो शुरू हो जाता है। विटामिन डी की कमी से होते हैं। अब तुम कुछ भी कह दो भाई, कॉमर्स का विद्यार्थी हो सकता है। हाँ, आजकल मैं धूप में बहुत कम जा रहा हूँ। चलो, मुझे लग रहा है क्रिकेट दोबारा से शुरू करनी पड़ेगी धूप में, है ना। चलो बिल्कुल चलेंगे कुछ दिन और रुक जाओ। ये संडे रुक जाओ, अगले को मैं डेफिनेटली ले चलूंगा, ठीक है ना। चलो हाँ, पर ठीक है। चलो, यानी बहुत ज्यादा बाल झड़ना, इतने के सिर पर बाल कम हो जाए या गंजापन दिखने लगे, यानी गंजापन, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल देखते हैं। ही वॉज वेरी वरीड, वो बहुत ज्यादा चिंतित था। और हर कोई यार अपने बालों, जब बहुत ज्यादा बाल झड़ने लग जाए, लड़का हो या लड़की हो, सब लोग क्या है, परेशान हो जाते हैं। अरे यार क्या करूं, ये शैम्पू लगाऊं, ये नुस्खा, वो नुस्खा, घरेलू नुस्खा, नुस्खा, बाहरी नुस्खा, देसी नुस्खा, विदेशी नुस्खा। वरीड यानी चिंतित, वरी यानी चिंता या चिंता करना, और वरीड यानी चिंतित, ठीक है ना। तो हो ही जाते हैं, क्योंकि भाई बाल क्या है, खूबसूरती, सुंदरता का एक थोड़ा सा वो होता है। अगर हर आदमी टकला घूमे तो बड़ा बुरा लगेगा। हर किसी का टकलापन अच्छा नहीं लगता, कुछ कुछ के तो अच्छा लगता है, जैसे ऋतिक रोशन के पिताजी हैं, वो अच्छे लगते हैं। अनुपम खेर है, ठीक है, बाल हो तो ज्यादा सुंदर लगे, बट कहीं ना कहीं ये बाल से थोड़ा सा सुंदरता बेकार लगता है। मैं टकला हो जाऊं ना तो ऐसा लगूंगा बहुत ही बुरा, है ना। मैं बिना बालों के या छोटे बाल हो जाएं तो बुरा लगूंगा। हर किसी के कम बाल या वो अच्छे ही लगते हैं, ठीक है। तो ये खूबसूरती होती है, लोग इसके लिए लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। कई बार तो लोग बाल वैसे हो जाए तो किसी सामाजिक जो इवेंट्स होते हैं उसमें शामिल होना बंद कर देते हैं। अरे लोग क्या सोचेंगे, कैसा लग रहा है, कैसा लग रही है, ऐसा होता है, ठीक है ना। तो कुछ लोग टोपी पहनना चालू कर देते हैं मजबूरी में, क्या ही करें बेचारे। कुछ लोग ट्रांसप्लांट करा लेते हैं, बट ट्रांसप्लांट इज नॉट गुड ऑप्शन आई थिंक, क्योंकि कुछ उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। क्या छोड़ो, हाँ वोकैबुलरी देखते हैं ना। तो वो बहुत चिंतित था, बिकॉज क्योंकि एलोपीसिया कॉज्ड पैचेस ऑफ बेल्डनेस ऑन हिज हेड, क्योंकि एलोपीसिया की वजह से क्या हो गया, उसके जो गंजेपन के उसके सिर पे क्या है, वो निशान दिखने लगे, चकती दिखने लगी। पैचेस यानी चकती टाइप बोलते हैं ना, या मान लो जैसे मान लो मेरे यहाँ से बाल चले जाए तो यहाँ थोड़ा गंजापन सा दिखना लगे, तो पैच है वो, ठीक है ना। वैसे एक और होता है, जैसे गांव में बोलते हैं ठेकड़ी, ठेकड़ी मतलब जैसे मेरा ये फट गया, यहाँ से फट गया, तो मैंने कुछ कपड़े से यहाँ पे वो लगा दिया, तो वो ठेकड़ी। जैसे पुराने जमाने में पंचर जोड़ते थे ना बाइक या उसकी, तो उस पर थोड़ा सा ट्यूब का काट के और चिपका के लगा देते थे। आजकल तो वो कुछ और आ गया है सिस्टम, है ना, तो वो लगा देते ना, ठेकड़ी बोलते थे। अरे गांव में देसी भाषा में हमारी दादी दादा बोलते हैं ठेकई, ठेकई बोलते हैं ना। हाँ, लेकिन अब तो हम लोग पढ़े पढ़े लिखे हैं तो ठेकड़ी इसलिए बोलते हैं, ठीक है ना। ये होता है पैच मतलब, ठीक है। जैसे मान लो ये है, अब यहाँ से कोई फट गया, तो मैंने कोई चीज ऐसे फटेगी तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिया, इसको कवर करने के लिए ये लगा दिया, तो ऊपर का इसका क्या है, पैच, ठीक है ना। जैसे रोड होता है, रोड, रोड ये है, रोड है। अब इस पर जैसे गड्ढे हैं, अब यहाँ गड्ढे हो गए, ये हो गए, तो इस पर जैसे मान लो कुछ ऐसे गिट्टी विट्टी डाल के लगा देते था, तो है ना, तो ये भी एक तरह से क्या है, पैच, ठीक है ना, ये होता है। चलो, एलोपीसिया कैन हैपन ड्यू टू स्ट्रेस, इलनेस, जेनेटिक्स और हार्मोनल चेंजेस। एलोपीसिया किस किस की वजह से हो सकता है, तनाव, यानी बहुत ज्यादा तनाव में हो, टेंशन में हो, इस वजह से भी हो सकता है। और देखो टीचर लोग तो यार देखो, तनाव का मतलब क्या होता है, जब आप मेंटल लोड ज्यादा ले लेते हो, दिमाग पर बहुत ज्यादा लोड डाल देते हो। टीचर लोगों पे तो बहुत ज्यादा लोड रहता है, बहुत सारी चीजें जो है उनको देखनी पड़ती है, बहुत सारे नोट्स बनाना, ये करना, वो करना। और जैसे हम जैसे छोटे प्लेटफॉर्म वाले जो टीचर हैं, खुद ही सारी चीजें करनी है, नोट्स भी खुद ही बनाना है, टाइपिंग भी बहुत सारी चीजें करनी होती है, वीडियो भी वो करना है, टैग भी करना है, ये भी करना है, वो करना है, सारी चीजें, तो और ज्यादा लोड हो जाता है, ठीक है ना। तो इनके तो बाल अक्सर कर झड़ते ही रहते हैं। और ऐसे अध्यापक जो ठीक है सच में बढ़िया, बड़े प्लेटफॉर्म पे करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, तो वो तो बढ़िया सेफ्टी से रहते हैं, नो टेंशन, बस थोड़ा सा पढ़ना है, रिवीजन करना है और सुबह जाके पढ़ा देना है, चलो। तो उन्हें काय की टेंशन है, कुछ नहीं, बढ़िया से पैसा आ रहा है और बढ़िया सिस्टम चल रहा है, सब एक दूसरे लगे हुए हैं और पैसा आ रहा है तो उनको सैलरी दे रहे हैं बढ़िया से, तो उनके कम झड़ते हैं या नहीं झड़ते हैं। लेकिन हम जैसे जो छोटे प्लेटफॉर्म वाले टीचर हैं, उनको ऐसा शिकायत अक्सर कर रहती है। स्ट्रेस, तनाव की वजह से हो सकता है, बीमारी की वजह से भी बाल झड़ सकते हैं, जेनेटिक्स भी, आनुवांशिक भी होता है, जैसे
पापा गंजे थे, बेटा भी गंजा हो गया 30 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में, ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। या हार्मोनल, जो हार्मोन्स होते हैं उनमें कई बार बदलाव आता है, तो इस वजह से भी बाल झड़ सकते हैं, यानी एलोपेशिया की शिकायत हो सकती है, ठीक है ना। चलो, कुछ लोग इसको एलोपेशिया भी बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन पे मत जाओ, बस समझ जाओ, ठीक है। बढ़े, सर्दियों में, बरसात के टाइम पे अक्सर कर क्या होता है, एलोपेशिया, यानी बालों का बहुत बड़ी स्थिति उसमें मात्रा में बढ़ना, सॉरी झड़ना, क्या होता है, एलोपेशिया, समझ गए। चलो बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है इंट्रोस्पेक्शन। ये किससे आया है, फिलहाल ये नाउन है, इसकी वर्ब होती है इंट्रोस्पेक्ट। इंट्रोस्पेक्ट, अगर देसी भाषा में इसको मैं कहूं तो इसका मतलब होता है खुद के अंदर झांकना, यानी खुद की अच्छाइयों बुराइयों के बारे में सोचना, परखना और उसमें विचार करना कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, कहाँ नहीं कर रहा हूँ, कहाँ कमी रह रही है, कहाँ नहीं रह रही है, क्या करूं, इस चीज को कैसे करूं। तो आप क्या कर रहे हो, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो। ये क्या होता है, ये होता है वर्ब, और इंट्रोस्पेक्शन इसका क्या है, नाउन है। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब ये समझो आत्मनिरीक्षण, और इसका मतलब हो गया आत्मनिरीक्षण करना, खुद को परखना, खुद को जांचना, खुद को समझना, ऐसे खुद का एवेल्युएशन करना, यानी खुद को जानना पहचानना, कहाँ क्या हो रहा है, क्या करूं कैसे नहीं करूं। तो आप कर रहे हो अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट, और जो स्थिति है उसको क्या बोलेंगे, इंट्रोस्पेक्शन। आपने अपना क्या किया, इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है, समझ गए। हर व्यक्ति को करना चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट हो, अध्यापक हो, या एक जनरल आदमी हो, कोई भी प्रोफेशनल हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति को अपना क्या करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। हर व्यक्ति को क्या करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। चलो बढ़ते हैं। थिंकिंग डीपली अबाउट ओन थॉट्स, यानी गहराई से खुद के विचारों, खुद के भावनाओं या खुद के कार्यों के बारे में सोचना, विचार विमर्श करना, खुद की चीजों को परखना कि मैंने जो किया, मेरे जो विचार है, मेरे जो एहसास है, मेरी जो भावनाएं है, मैं जो कार्य कर रहा हूं वो कैसी हैं कैसी नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इस हालत को बोलते हैं हम इंट्रोस्पेक्शन। आपको क्या करना चाहिए, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने आप को क्या करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। दूसरी भाषा में देखो, दूसरे तरीके से, व्हेन अ पर्सन लुक्स इनसाइड हिज ओन माइंड, जब कोई व्यक्ति अपने खुद के दिमाग में या अपने खुद के अंदर झांकता है, अपने खुद के अंदर झांकता है, तो वो स्थिति क्या हो रही है, इंट्रोस्पेक्शन हो रही है। एंड ट्राइज टू अंडरस्टैंड हिमसेल्फ बेटर, और जब कोई व्यक्ति अपने आप को बेहतर समझने की कोशिश करे तो वो हालत क्या होती है, इंट्रोस्पेक्शन, यानी वो क्या कर रहा है, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। अपने विचारों, भावनाओं या व्यवहार के बारे में गहराई से सोचने की हालत को, या आत्मचिंतन, चिंतन जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है, इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं, जिसको बोल सकते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन। सेल्फ रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं इसको। एग्जांपल समझते हैं जो है, आफ्टर फेलिंग द एग्जाम, एग्जाम में फेल होने के बाद, ही स्पेंड टाइम इन इंट्रोस्पेक्शन टू अंडरस्टैंड व्हाट वेंट रॉन्ग। उसने टाइम बिताया, स्पेंड का सेकंड फॉर्म है, उसने टाइम बिताया किसमें, आत्मनिरीक्षण में, आत्मचिंतन में, आत्मनिरीक्षण या आत्मचिंतन में, ये समझने के लिए कि गलती कहाँ पे हुई, खराबी कहाँ पे हुई, गलत क्या हुआ मुझसे, मैंने क्या गलत क्या कर दिया, मैंने कहीं तो कोई कमी हुई है मुझसे, कहीं तो यार कहीं तो गड़बड़ हो रही है, जो ये ऐसा नहीं हो रहा, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मैं एग्जाम में रह गया, मेरे से ये चीज छूट गई, मैं 1 नंबर से रह गया, आधे नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, यार कहीं तो मेरे से कमी हो रही है, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हो रही है, कहाँ हो रही है, क्या हो रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूं, अभी इंट्रोस्पेक्ट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, इंट्रोस्पेक्ट कर रहा हूं। वो हालत क्या हो रही है, इंट्रोस्पेक्शन वाली हालत हो रही है, आत्मनिरीक्षण कर रहा हूं मैं अपना, आत्मचिंतन कर रहा हूं, मैं खुद को परख रहा हूं, खुद की कमियों अच्छाइयों बुराइयों को जान रहा हूं, खुद को पहचान रहा हूं, चीजों को देख रहा हूं,
इवेल्युएशन कर रहा हूँ, इवेल्युएट कर रहा हूँ चीजों को, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने आप को अपने आप के अंदर इंट्रोस्पेक्शन कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। चलो दूसरा एग्जांपल देखो, इंट्रोस्पेक्शन हेल्प्स अस रिकॉग्नाइज, या रिकॉग्नाइज भी बोलते हैं इसको, मैं रिकॉग्नाइज मेरे को आदत है बोलने की, रिकॉग्नाइज भी बोल सकते हैं इसको। रिकॉग्नाइज मतलब होता है पहचानना, टू आइडेंटिफाई, क्या मतलब होता है इसका, टू आइडेंटिफाई, हाँ पहचानना, पहचानना, जानना, ठीक है, परखना भी कह सकते हो, ठीक है ना, हाँ ठीक है। तो इंट्रोस्पेक्शन हेल्प्स रिकॉग्नाइज आवर, इसको आर भी बोलते हैं, ठीक है ना, वैसे जनरली आर ही बोलते हैं पर मैं आवर बोल रहा हूँ, ठीक है ना, यानी स्पोकन में वैसे आर ही बोलते हैं, आजकल इसको आर ही बोलते हैं, आवर, आर, आवर हावर को बोलते हैं आर, आर, आवर को आर, आर बोल देते हैं लोग, ठीक है ना। तो इंट्रोस्पेक्शन हेल्प्स अस रिकॉग्नाइज आवर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, अगर हम आत्मनिरीक्षण करते हैं तो इससे हमें किसमें मदद मिलती है, पहचानने में, किसको, हमारी मजबूतियां और हमारी कमजोरियों को, यानी हमारे मजबूत पॉइंट्स क्या है, हमारे कमजोर पॉइंट्स क्या है, इसको पहचानने में हमें किससे मदद मिलती है, इंट्रोस्पेक्शन से, जब हम खुद को क्या करते हैं, इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, यानी सेल्फ एवेल्युएशन करते हैं खुद का, ठीक है ना। तब अगला एग्जांपल, सी प्रीफर्ड साइलेंस एंड इंट्रोस्पेक्शन इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर्स, दूसरों पर इल्जाम लगाने के बजाय, दूसरों को ब्लेम किए बगैर, उसकी बजाय, दूसरों पर इल्जाम लगाने की बजाय उसने क्या ज्यादा पसंद किया, प्रीफर मतलब लाइक बेटर, से अधिक पसंद करना, क्या पसंद किया, शांति और आत्मनिरीक्षण या आत्मचिंतन। यार दूसरों पे, यार मैं उसको कहूँ तेरी कमी वजह से ही हो गया, तेरी वजह से भी हो गया, मैं ये सोचूं यार मेरे से कहाँ गलती हुई, मैं कैसे बदलाव कर सकता हूँ, मैं कैसे बदलाव कर सकती हूँ, तो इस स्थिति को हम बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं, ठीक है। चलो हाँ जी, साइलेंस मतलब शांति, साइलेंट सुना नहीं है, साइलेंट, साइलेंस होता है नाउन और साइलेंट होता है एडजेक्टिव, ठीक है, साइलेंट यानी शांत और साइलेंस यानी शांति, ठीक है। साइलेंसर भी नाउन होता है, साइलेंसर अच्छा आपने देखा होगा साइलेंसर, साइलेंस शांति और साइलेंसर शांत करने वाला, आपने देखा होगा बाइक वगैरह में या गाड़ी वगैरह में साइलेंसर लगता है, अगर साइलेंसर को उठा दो टुट 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 फट 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 ऐसे आवाज आएगी, समझो बट 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 ऐसे आवाज आएगी ना। और साइलेंसर उसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि साइलेंसर लगाते वो आवाज बट 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 की जगह जो भी एक होता है ना, एक गाड़ी की आवाज होती है, अब मुझसे ही मत मिमिक्री करवाओ, ठीक है, नहीं कर पाऊंगा सही से, पर फिर आवाज वो धीमी हो जाती है और थोड़ी सी ठीक हो जाती है, वो उसको वहां से उस हिसाब से डिजाइन किया जाता है, उसकी बट 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 आवाज आएगी। लेकिन अगर साइलेंस को उठा दोगे ना तो फट 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 इस तरह की शायद आवाज है, ठीक है ना। एक बार बुलेट का साइलेंसर उठा के देखना, उसको डिजाइन ही इस हिसाब से किया जाता है, वो उसको ना मार्केट ही इस हिसाब से किया गया है, उसको प्रमोट ही इस हिसाब से किया गया, बुट 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 वाली आवाज है, ठीक है, बुलेट को समझ गए। कुछ लोगों ने तुमने देखा होगा अपनी स्प्लेंडर वगैरह बाइक में ऐसा साइलेंसर लगवा देते हैं कि जैसे बुलेट आ का बुट 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 बुट, हालांकि वो बेइज्जती टाइप की हो जाती है। हाँ हाँ, वो कुछ लोग साइलेंसर को हटा देते, फट 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 ऐसे आवाज करके जाते, बड़ी बुरी लगती है यार। अरे छिचोरे होते हैं यार ये, कुछ तो नालायक ऐसे होते हैं, बूढ़े बड़े जा रहे हो, बूढ़ी महिला जा रही हो, और कुछ ऐसे छिचोरे होते हैं, कोई लड़की जा रही तो वहीं आके एक वो पटाखा सा चलाते, भट फटाक, इतनी जोर से बेचारे ऐसे कांप रहे एकदम, वाह मम्मी, कुछ लोग वाह मम्मी। कई जगह ऐसे एक्सीडेंट्स भी हुए हैं, तो कई राज्यों में सरकार ने इसको बैन भी कर रखा है कि इस तरह से अगर कोई करेगा तो उस पर फाइन लगाया जाएगा, तो वो नालायक लोग होते हैं, हरामखोर होते हैं। तो अब क्या ही कहूँ मैं ऐसे लोगों के बारे में, जो छपरी यार, छपरी होते हैं छपरी, ठीक है ना, छपरी लोग करते हैं ऐसा काम, नहीं करना चाहिए ऐसा, ठीक है ना। चलो अगला देखो जरा, स्प्रिंट, स्प्रिंट 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 क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब होता है। स्प्रिंट का ऐसे समझो जब मतलब एकदम एकदम ताक भड़क से दौड़ने लग जाओ, खासकर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए या शॉर्ट टाइम के लिए, मतलब एक लिमिटेड डिस्टेंस या लिमिटेड टाइम के लिए जब आप एकदम छटपटा के एकदम भागने लगो, तेजी से एकदम फुर्ती के साथ में भागने लग जाओ,
शूट, शूट मतलब तो गोली मारना, तीर चलाना। वो कह देते हैं, वो कहते थे एक ऐसे ऐसे करो, एकदम एकदम मारो, ये करो, वो कह देते हैं, ठीक है, पर इसका मतलब ये होता है स्प्रिंट होता है, ठीक है, यानी टू रन वेरी फास्ट फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस, बहुत तेजी से दौड़ना लेकिन कम दूरी के लिए। शॉर्ट मतलब कम, ठीक है ना, शॉर्ट मतलब कम, शॉर्ट मतलब लिख लो छोटा या कम, छोटा या कम। इसका ये क्या है, एडजेक्टिव है, क्या है ये, एडजेक्टिव है। इसका एक नाउन और होता है शॉर्टेज, आपने देखा होगा यार, थोड़ी शॉर्टेज पड़ रही है, शॉर्टेज का मतलब कमी, ठीक है ना, कमी, छोटापन या कमी ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, आपने क्रिकेट में देखा होगा ये शॉर्ट रन है, शॉर्ट रन है, रन शॉर्ट कर दिया, रन शॉर्ट कर दिया, बोलते हैं ना, फॉल शॉट, फॉल शॉट। तो शॉर्ट रन मतलब रन, जैसे इस लाइन पे बैट टच टच करके आना था, यहाँ या कहीं रह गई, मतलब रन पूरा नहीं हुआ, कमी रहेगी रन में, ठीक है ना। अच्छा, फॉल शॉट, एक होता है फॉल शॉट, तो ये इसका क्या बन जाता है, वर्ब, यानी कमी पढ़ना, कमी पढ़ना लिख लो, ये फ्रेजल वर्ब एक तरह से हो गया, ठीक है ना। फॉल शॉर्ट का मतलब क्या हो गया, कमी पढ़ना, कमी पढ़ना, लिख लो, लिख लो, ठीक है। कम रह जाना, कम रह जाना, कम रह जाना, या अधूरा रह जाना, या फिर अधूरा रह जाना, लिख लो, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, है ना। बढ़े आगे, चलो। तुम लोग ये कहते हो यार इस मास्टर की हैंडराइटिंग कैसी है ना। क्या करें, होमवर्क दीदियों पे करवाता था बचपन में, तो लिखने की आदत कम पड़ गई, हम थोड़े सीखने में ज्यादा लग गए, बट कोई बात नहीं यार, हमें कौन सा कुछ लिखना है, नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। तो वैसे थोड़ी सी तारीफ कर देता हूँ, मेरी जैसे जिन बच्चों की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, जिनकी हैंडराइटिंग खराब होती है ना, वो ब्रिलियंट होते हैं, मेधावी होते हैं, कैसे होते हैं, ब्रिलियंट। अब चाहे तो ये समझ लो कि खुद को मैं तसल्ली दे रहा हूँ या हकीकत है, पर मैंने ऐसा कहीं पढ़ा है कि जिनकी हैंडराइटिंग थोड़ी बेकार होती है ना, मेरी जैसी या मेरे से भी बेकार होती है, तो वो उनको मेधावी यानी ब्रिलियंट माना जाता है। बट दैट डजंट मीन कि सारे ऐसे लोग जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी है वो सारे ब्रिलियंट नहीं होते, कुछ अच्छी हैंडराइटिंग वाले भी ब्रिलियंट होते हैं, ठीक है। चलो चलो, तो दूसरा तरीका देखो, स्प्रिंट मींस, स्प्रिंट का मतलब है रनिंग एज फास्ट एज पॉसिबल, जितना संभव हो सके उतनी तेजी से दौड़ना, बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम और शॉर्ट डिस्टेंस, लेकिन केवल कुछ ही समय या कुछ ही दूरी के लिए। भाई पूरी ताकत से आप दौड़ोगे तो ज्यादा लंबा तो वैसे भी नहीं दौड़ पाओगे ना, अटक बटक पड़ जाएगा, फट जाएगा दिल और खत्म। कई बार आपने देखा होगा रेस वेस होती है तो कई लोगों की मौत हो जाती है ना, डेथ हो जाती है, वो इसी वजह से होती है कि वो बहुत ही ज्यादा ओवर दौड़ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो बॉडी रिएक्ट करेगी ना, क्षमता से ज्यादा कुछ चीजें करोगे तो। चलो, बिल्कुल मशीन को भी बहुत ज्यादा तेज करो तो वो भी, बिल्कुल वो भी वो करती है, बिल्कुल बिल्कुल। एग्जाम्पल्स देखो जरा, एथलीट्स स्प्रिंट ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू मीटर्स ऑफ द रेस, जो एथलीट्स होते हैं ना, धावक लोग, जब रेस होती है 100 मीटर की या जो भी होती है, तो लास्ट के कुछ मीटर्स रह जाते हैं ना, आपने देखा कई बार भागते हुए धावक दो तीन आगे चल रहे होते हैं, एक जना काफी पीछे होते हैं, आराम आराम से दौड़ रहा होता है, फिर उसको लगता है कि हाँ चलो अब कुछ ही मीटर रह गई है रेस, फिर वो एकदम से बड़ी स्पीड से भागते हुए तक 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 सबको पार करते हुए और जीत जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, स्प्रिंट करते हैं, यानी लास्ट मोमेंट पर, लास्ट कुछ डिस्टेंस बचती है उस पर पूरी दम से, यानी दे रन एज फास्ट एज पॉसिबल, जितना संभव होता है उतनी तेजी से वो दौड़ते हैं, क्या करते हैं, वो स्प्रिंट करते हैं और वो रेस को जीत जाते हैं, ठीक है, ये होता है स्प्रिंट। ही स्प्रिंटेड टू कैच द बस बिफोर इट लेफ्ट, वो लेट हो गया, अब उसको लगा बस क्या है छूटने वाली है, अगर मैं नहीं दौड़ा तेजी से तो भाई साहब आज तो हम रह गए, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, चलो बेटा, अब फिर भागा बड़ी जोर से,
बस छूटने से पहले वो क्या किया उसने, स्प्रिंटेड, वो बड़ी तेजी से, जितना पॉसिबल था उतनी तेजी से दौड़ा बस को पकड़ने के लिए। तीसरा एग्जांपल, द चिल्ड्रन स्प्रिंटेड टू द प्लेग्राउंड व्हेन द बेल रैंग। जैसे ही घंटी बजी वैसे ही बच्चे क्या है, खेल के मैदान में बड़ी तेजी से भागे। होता क्या है, जैसे अक्सर का स्कूल होते हैं, सारे स्कूल इतने ज्यादा वो सक्षम नहीं होते कि उनमें पर्याप्त प्लेग्राउंड हो के सारे बच्चे अपना अपना खेल रहे हैं। तो काफी स्कूल्स ऐसे होते हैं, जैसे हमारा भी एक स्कूल था हमारे गांव में जहां से मैंने इंटरमीडिएट की, तो वहां पे एक सीमित मैदान था, बच्चे बहुत सारे थे। तो वहां पे क्या है कि जैसे ही आधी छुट्टी बोलते थे हमारे यहाँ, ठीक है, हाफ टाइम, तो उसमें हम खेलते थे, हम खाना नहीं खाते थे, हम खेलते थे। कुछ या तो खा के जाते थे या फिर रख के ले आते थे। तो जब हमें खेलना होता ना था तो खाना रखा रहे खेलेंगे पहले। और अच्छी बात है हम अभी तक फिट है, नहीं तो पता नहीं क्या ही होता, मोटे तौंद वाले बन जाते। तो हम क्या करते थे कि कोई खो खो खेल रहा है, कोई रैकेट खेल रहा है, कोई कबड्डी खेल रहा है, कोई कुछ खेल रहा है, जगह उतनी होती थी, घेरनी पड़ती थी, घेरनी पड़ती थी। तो जैसे ही घंटी बजी हमें हमें लगता था कि हाँ बस 5 मिनट रह गई है, हाँ हाँ, और हमारी लास्ट मोमेंट पे निगाह रहती थी कि जो पियोन है वो कब जा रहा है घंटी। और हमारी जो क्लास होती थी, ज्यादातर क्लासेस से दिखता था कि घंटी वहां टंगी है और वहां वो जाएंगे, वो अंकल जी जाएंगे, टन टन बजाएंगे और बढ़िया पहले हम पैक पैक कर लेते थे। बस पेन और कॉपी वो रहती थी जो अध्यापक लिखाते थे, और बस सटाक फटाक उसको बैग को खोल के रखते थे, सटाक रखना है और बैग को रखना है बंद करके और सटाक से भागना है। तो जैसे ही लगा कि हाँ पहुंच गए भाई साहब, और पैक करा करा रख के टन टन बोलती, अब भैया भागना पड़ता था, धड़ाम धूम, चलो यहाँ पे हम खेलेंगे। कई बार तो घुटने फोड़ लेते थे, क्योंकि भागने के चक्कर फिसल गए, धड़ाम गिर पड़े। तो खेलने की जगह फिर कहीं बैंडेज लगाते फिर रहे, कहीं कुछ, मेरे घुटने फूटे पड़े हैं कुछ जगह, ठीक है ना। तो कभी बैंडेज लगा रहे तो कभी कुछ, घर पे भी बता नहीं रहे मम्मी चोट लगी, वरना फिर मम्मी से फोड़े, मम्मी फोड़ेंगी, ठीक है, तो हम बताते नहीं थे, ठीक है। ऐसा होता था बड़ा, वो समय वो ही होता है, वो समय कभी लौट के नहीं आता है। हाँ नहीं है वो इसलिए नहीं मारते हैं, हमसे गुस्सा होता है, वो केयर होती है और आगे के लिए हमें समझाना होता है ना, ये होता है, ये होता है। जैसे पापा लोग होते हैं उनको ना प्यार होता है पर जताना नहीं आता, वो खोपड़ी फोड़ के ही, गाल फोड़ के ही उनको प्यार जताना होता है। हम पापा लोगों को दुश्मन मानते हैं, बड़े बुरे हैं। कुछ तो नालायक बच्चे ऐसे होते हैं, मैंने देखा है कुछ वीडियोस वगैरह में, कैसे वैसे भी देखा है कि पापा 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 ज्यादा डांटते हैं, पर दैट डजंट मीन कि पापा डोंट लव यू, योर पापास डोंट लव यू, समवन्स फादर डजंट लव हिम, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे बेवकूफ बदतमीज बच्चे होते हैं, मैंने देखा एक दो हरकतें कि पापा ब्रश करते हैं, इनकी ब्रश को ना, उसकी ब्रश से टॉयलेट साफ कर दी, कहीं कुछ कर दिया, गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, बड़ा गलत है। हम बड़े सिंसियर, हम तो बहुत सिंसियर रहे। मेरे फादर तो बहुत बचपन में ही चले गए थे, जब मैं 3rd या 4th क्लास में था, लेकिन मम्मी अम्मी ने हमें बहुत अच्छे से जो है वो दी है परवरिश और सारी चीजें, कभी कोई शिकायत नहीं आई हमारी, बहुत मेहनत की है बढ़िया से। लेकिन खेलने कूदने में हम बहुत आगे रहे, हम बचपन में खूब खेले हैं। लोग कहते हैं ना कि या तो खेल लो या पढ़ लो, ऐसा नहीं है, बैलेंस बना के चलो तो सारी चीजें हो जाती हैं, ठीक है ना। हमारे गाँव में ना लाइट नहीं थी, जब मैंने हाई स्कूल की तब लाइट नहीं थी, तो मैं कैरोसिन के वो लैंप होता है उससे जला करके पढ़ा, ठीक है ना, उससे जला करके पढ़ा, है ना। और एक अर्गन बोलते थे, अर्गन, वो कांच का वो आता था, लालटेन टाइप होता था, उससे भी मैंने पढ़ाई की है, ठीक है ना। ऐसा गांव में कितने ही रिसोर्सेज होते थे यार, नहीं होते। हाँ वो अपनी अपनी लोकल लैंग्वेज स्लैंग है, कुप्पी उप्पी जो भी बोलना है बोल लीजिए, ठीक है ना। चलो दूसरा एग्जांपल, तीसरा, हाँ ये हो गया। चौथा, सी कांट रन लॉन्ग डिस्टेंसेस, वो ज्यादा लंबी दूरी तो नहीं दौड़ सकती है, बट लेकिन सी इज वेरी गुड एट स्प्रिंटिंग। लेकिन जब तेजी से कम दूरी दौड़ने की बात आ जाए ना, और तेजी से दौड़ने की बात आ जाए, तो वो उसमें आ गए थे भाई साहब, फुर्ती बहुत है, ज्यादा लंबी नहीं दौड़ पाएगी, पर बेटा इतनी दूरी पे तो नहीं पकड़ सकता उसको, ऐसा होता नहीं है। तो ये चल आगे बढ़े, अगला देखो जरा, रिजर्वॉयर।
जो पूल होते हैं ना, तालाब या लेक होती है, झील वगैरह होती है, जहां पर पानी को क्या किया जाता है, स्टोर, वेयर द वाटर इज स्टोर्ड इज कॉल्ड रिजर्वॉयर। देखो ये जो मैंने बोला है वो यहां नहीं लिखा है, मैंने क्या बोला, वेयर द वाटर इज स्टोर्ड, या मैं ऐसे बोलूं, वेयर द वाटर इज स्टोर्ड इन लार्ज क्वांटिटी, ये भी नहीं लिखा है इसमें। यानी जहां पर पानी स्टोर किया जाए या बड़ी मात्रा में पानी स्टोर किया जाए उसको बोला जाता है रिजर्वॉयर। इन दोनों में से यहाँ कुछ नहीं लिखा है ना, लेकिन कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, इसलिए मैं कहता हूँ रट्टा नहीं। बांध को भी कह सकते हैं रिजर्वॉयर, पूल को भी कह सकते हैं, अब ऐसे तो जो झील होती है उसको भी कह सकते हैं, तालाब को, पोखर को भी कह सकते हैं एक तरह से, या मान लो आपने कोई बड़ा गड्ढा खोद लिया उसको भी कह सकते हैं, ठीक है ना, पानी स्टोर करने के लिए। समझते हैं इसको डिटेल में, और इसलिए मैं ना कुछ शब्द ही नहीं लिखता, क्योंकि कुछ शब्दों से सिर्फ आप उसको रटोगे, समझोगे नहीं, और क्या गारंटी है कि वही शब्द आ जाए आपके एग्जाम में, नहीं, ऐसा होता भी नहीं है, ठीक है ना, तो समझ लेना, ठीक है। देखो समझते हैं, पहला देखो तरीका, अ लार्ज प्लेस वेयर वाटर इज स्टोर्ड, एक बड़ा स्थान जहां पर पानी को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, रखा जाता है, उपयोग करने के लिए भविष्य में किसी भी तरह के, चाहे खेती के लिए, नहाने धोने, पीने के लिए, या अन्य उपयोग के लिए। दूसरा तरीका, अ बिग वाटर स्टोरेज एरिया, एक बड़ा क्षेत्र जिसमें पानी का स्टोरेज किया जाता है, पानी को रखा जाता है, दैट कीप्स वाटर फॉर लेटर यूज, जो पानी को रखता है किसके लिए, बाद में प्रयोग करने के लिए, बाद के उपयोग के लिए। लेटर यूज यानी बाद का उपयोग, लेटर यूज मतलब बाद का उपयोग, लेटर यानी बाद में, यूज यानी उपयोग, और यूज नाउन और वर्ब दोनों होता है, एक तो इस्तेमाल और एक इस्तेमाल करना, यानी बाद में इस्तेमाल के लिए रखा गया पानी एक बड़े क्षेत्र में, एक ऐसी एरिया जहां पर बाद के इस्तेमाल के लिए पानी को रखा जाए उसको बोला जाता है रिजर्वॉयर। रिजर्व, रिजर्व से आया है, किससे आया है, रिजर्व से। रिजर्व का मतलब क्या होता है, हाँ आपने टिकट बुक करा वो पढ़ा है, रिजर्वेशन पढ़ा होगा आपने, क्या पढ़ा है आपने, रिजर्वेशन पढ़ा है, आरक्षण पढ़ा है। ये एक तरह से स्टोरेज, स्टोरेज इसको कह सकते हैं। रिजर्वेशन मतलब कोई चीज रखी गई हो, है ना, कोई चीज रखी गई हो संभाल करके। रिजर्व यानी किसी चीज को रखना, खासकर संभाल कर रखना, यार मेरे लिए एक सीट रिजर्व रखना, यानी मेरे चीज, कोई चीज बचा कर रखना, ऐसे भी कह सकते हो, कोई चीज बचा कर रखना, संभाल कर रखना, यानी आप रिजर्व करके रख रहे हो। रिजर्वेशन यानी कोई मतलब बचा कर रखी गई एक तरह से कोई चीज, तो कहते हैं ना रिजर्वेशन मिला है, आरक्षण मिला है, मतलब ये आपने वो चीज बुक कर दी, यानी संभाल के रख दी कि मैं इसको बाद में इस्तेमाल करूंगा। वो ट्रेन की टिकट भी हो सकती है, वो आपका कई जैसे कैटेगरीज हैं उनको रिजर्वेशन जॉब में या एजुकेशन में मिलता है, तो इसका मतलब वो कोटा उनके लिए संभाल के रखा गया कि इनके लिए ये इसके लिए वो है, क्राइटेरिया है, और तब जाके ये मिलेगी, है ना, तो उसी से आया रिजर्वॉयर, है ना, रिजर्वॉयर किससे आया है, रिजर्व से ही आया है, ठीक है। जैसे गाड़ी में भी रिजर्व होता है ना, आजकल की गाड़ियों में तो ऐसा कुछ नहीं होता है, पर पहले रिजर्व होता था, यानी 1 लीटर, किसी में 2 लीटर ऐसे रिजर्व करके, यानी बचा करके रखी जाती थी पेट्रोल फॉर इमरजेंसी, कि मान लो तुम्हारी पेट्रोल खत्म हो गई, तुम्हें पता नहीं चला, या तुम ऐसी जगह फंस गए कि पेट्रोल खत्म हो गई, अब यहाँ से कुछ दूरी पे है और उसके लिए कम से कम इतना पेट्रोल चाहिए, तो 1 लीटर पेट्रोल बचा के रखते थे, या कोई 1.5 लीटर 2 लीटर, गाड़ी की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता। तो इसका मतलब क्या है, अ बिग वाटर स्टोरेज एरिया दैट कीप्स वाटर फॉर लेटर यूज, यानी एक बड़ा जगह जहां पर पानी को रखा जाता है जिसको बाद में इस्तेमाल किया जाए, फॉर ड्रिंकिंग, फार्मिंग, इलेक्ट्रिसिटी, ईटीसी, किसके लिए, चाहे पीने के लिए, चाहे खेती करने के लिए, या फिर बिजली बनाने के लिए, तो वो क्या है आपका रिजर्वॉयर, क्या है वो आपका रिजर्वॉयर। समझ में आ गया, पक्की बात है, बढ़े आगे। हाँ, अब यहाँ से आगे देखना, जैसे जैसे वाटर स्कार्सिटी आएगी ना, वैसे वैसे लोगों को रिजर्वॉयर्स बनाने पड़ेंगे। कई जगह स्टार्ट हो चुका है ऐसा, बिल्कुल राजस्थान में करते हैं, है ना, हालांकि छोटे छोटे को भी बोल सकते हैं, अगर मेरी कैपेसिटी है 100 लीटर की, मैंने 500 लीटर स्टोर कर लिया तो वो मेरे लिए रिजर्वॉयर हो गया। दिल्ली में भी है, वेरी गुड वेरी गुड। राजस्थान में मैं कई बार जाता हूँ तो आपने देखा होगा कि गड्ढे खोद देते हैं ईंट वीट से,
हाँ, ईंट वीट लगा कर उसमें पानी डाल देते हैं, उसको ढक के रखते हैं, क्योंकि कई जगह पानी नहीं है राजस्थान में, है ना, रेगिस्तान वगैरह में, तो वो रिजर्वॉयर है उनके लिए। क्या है? रिजर्वॉयर। समझ में आ गया? अब तो नहीं भूलोगे, पक्की बात है। चलो बढ़ते हैं आगे, है ना। चलो, द सिटी एग्जाम्पल, द सिटी गेट्स ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द नियर बाई रिजर्वॉयर। जो शहर है, कोई ऐसा शहर है जिसमें पानी नहीं होगा, तो उसको जो पानी मिलता है, पीने का पानी कहाँ से मिलता है उनको? नजदीकी रिजर्वॉयर से, नजदीकी जलाशय से। रिजर्वॉयर को एक वर्ड में क्या बोल सकते हैं हिंदी में? जलाशय। ठीक है ना, यानी जहां पर पानी बाद में इस्तेमाल करने के लिए जमा करके रखा जाता है, जैसे पीने, खेती करने या बिजली बनाने के लिए, क्या बोलते हैं उसको? जलाशय। यानी नजदीकी जलाशय से इस शहर में पीने का पानी आता है। इस शहर को पानी पीने के लिए कहां से मिलता है? नजदीकी जलाशय से मिलता है। अगला देखो, ड्यूरिंग द समर, गर्मियों के दौरान, द वाटर लेवल इन द रिजर्वॉयर बिकम्स वेरी लो। गर्मियों के दौरान जो पानी का जो भंडारण है, जो जलाशय है, उसमें जो लेवल है, जो स्तर है, वो काफी कम हो जाता है, क्योंकि सूखता है ना पानी, है ना, इस वजह से। द डैम वॉज बिल्ट टू क्रिएट अ ह्यूज रिजर्वॉयर फॉर इरिगेशन। जो डैम है, डैम यानी बांध होता है, बांध, ठीक है ना, जैसे मान लो ऐसे ऐसे बना दिया या ऐसे ऐसे कैसे भी बना दिया, जहां पर पानी वानी जो पानी को जो रखा जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? डैम बोला जाता है। ठीक है ना, तो डैम को बनाया गया, बिल्ड का, ये थर्ड फॉर्म है बिल्ड का। किसका? बिल्ड का। बिल्ड यानी बनाना, ठीक है, बिल्डिंग इसी से आया है, इमारत बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो जो आपका बांध है, उसको बनाया गया काय के लिए? क्रिएट यानी बनाना, पैदा करना, उत्पन्न करना, बनाने के लिए। ह्यूज यानी विशाल, विशाल, काफी बड़ा, वेरी बिग, बहुत बड़ा जलाशय। किसके लिए? इरिगेशन मतलब होता है सिंचाई करना, सिंचाई करना, खेती वेती में पानी देने को इरिगेशन बोलते हैं। ठीक है ना, यानी जो बांध है उसको किस लिए बनाया गया? एक विशाल क्या बोलते हैं, जलाशय बनाने के लिए, जिससे क्या किया जा सके? सिंचाई की जा सके। ठीक है ना, इसके लिए ये बोला जाता है। द रिजर्वॉयर सप्लाईज वाटर टू मैनी विलेज। ये जो जलाशय है वो काफी गांवों को पानी का जो है सप्लाई करता है, पानी का जो है संचार करता है, भेजता है पानी कई सारे गांवों को। ठीक है ना, लिख लो, कुछ लिखने वाला है। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो बच्चों भाई, अगर वीडियो काम का लगे तो प्लीज लाइक करो, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारी भी हिम्मत बढ़े और रेगुलर आपके लिए वीडियो ला सकें। ठीक है ना, और अन्य चीजों पर आप चाहते हैं वीडियो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, लिख लो बच्चों, आप लोग लिख लिया? बढ़े आगे, चलो बढ़ते हैं। अगला एवियरी, ठीक है ना। एवियरी ये भी क्या होता है? नाउन होता है। ठीक है ना, एवियरी बोलते हैं एक तरह से पक्षीशाला बोल सकते हैं, पक्षी घर बोल सकते हैं, चिड़ियाघर भी बोल सकते हैं। खासकर देखो, चिड़ियाघर में सारे जानवर होते हैं, पर चिड़ियाघर में जहाँ चिड़ियाएं होती है, बर्ड्स होती हैं, उसको बोला जाता है एवियरी। ठीक है ना, समझते हैं। एन एवियर, हाँ हाँ, तो वही तो है। हाँ, आरो आरो अभी अभी अभी, हाँ वही होता है, उसी की बात कर रही है। ठीक है, मधुमक्खी पालन वाले की कर रही है। ठीक है ना, हाँ अभी इसको समझते हैं। ठीक है, एन एवियरी इज लाइक अ बिग होम फॉर बर्ड्स। एवियरी क्या होता है? जिस तरह से, मतलब एक तरह का पक्षियों के लिए बड़ा घर की तरह होता है, जिसकी खासकर फेंसिंग हो रही हो, दीवारों से या जाल से, किसी से भी हो रही है, उसको बोलते हैं एवियरी। वेयर दे कैन लिव एंड फ्लाई सेफली विदाउट एस्केपिंग। जहां पर वो उड़ सकते हैं, रह सकते हैं, सुरक्षित सुरक्षित उड़ सकते हैं और रह सकते हैं, बिना वहां से भागे हुए। यानी एक सीमा होती है लेकिन, कि उससे बाहर ना जा सके। ठीक है ना, आप फेंसिंग टाइप कर दी जाती है, मतलब घेरा टाइप बना दिया जाता है, घेराबंदी भी कह सकते हो एक तरह से, पक्षियों की जो घेराबंदी बना दी जाती है और पंछी वहीं पे उड़ते करते रहते हैं, उसको बोला जाता है एवियर। दूसरा तरीका, अ लार्ज एनक्लोजर और केज वेयर मैनी बर्ड्स आर केप्ट। एक बड़ा घेरा, एक बड़ा घेरा या पिंजरा, जहां पर बहुत सारे पक्षी रखे जाते हैं। कैप्ट, कीप का थर्ड फॉर्म है यहाँ पे। ठीक है ना, ये कीप यानी रखना।
द जू, जू यानी चिड़ियाघर। द जू हैज अ ब्यूटीफुल एवियरी। जो ये जो चिड़ियाघर है ना, इसमें एक सुंदर पक्षीशाला है, एक सुंदर पक्षीशाला है। फिल्ड विद, जिसमें भरे हुए हैं, जो भरी हुई है। फिल यानी भरना और फील्ड यानी भरी हुई। किससे? कलरफुल पैरट्स, रंग बिरंगे तोते, एंड पीकॉक्स, और रंग बिरंगे और मोरों से, मतलब मोरों से और रंग बिरंगे तोतों से भरी हुई है। और बड़े सुंदर सुंदर पक्षी हैं इसमें, ठीक है ना। ऐसा दूसरा, विजिटर्स एंटर द एवियरी टू सी रेयर स्पेसीज ऑफ बर्ड्स। विजिटर्स मतलब होता है जो लोग आगंतुक होते हैं, मतलब घूमने वाले लोग आते हैं, जो वहां पे विजिट करते हैं, आते हैं घूमने। एंटर यानी प्रवेश किया उन्होंने, किसमें? पक्षीशाला में। टू सी यानी देखने के लिए, रेयर यानी दुर्लभ, जो हर जगह नहीं दिखते हो, बहुत कम दिखने वाले, बहुत कम उपलब्ध होने वाली चीज को बोलते हैं रेयर। बहुत कम कोई चीज उपलब्ध है तो वो रेयर है, ठीक है ना। स्पेसीज यानी प्रजाति ऑफ बर्ड्स, यानी जो विजिटर है वो पक्षीशाला में जो बहुत कम उपलब्ध हैं, बहुत कम पाए जाने वाले जो पक्षियों की जो प्रजातियां हैं, उसको देखने के लिए उसमें घुसे, ठीक है ना। तो ये तो रहा बच्चों आपका आज का क्लास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। बाकी जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर लगाओ वीडियो काम का है तो प्लीज इसको लाइक करो और शेयर भी कर दें अगर लगता है कि अच्छा है, और चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें सभी, ठीक है ना। तो थैंक यू सभी को, एंड मेरी तरफ से जय हिंद।